किसी शहर में काशवी अपने पिता के साथ रहती थी। काशवी की माँ की मौत कैंसर की बीमारी के बाद हो जाती है, जिसके बाद उसके पिता ही उसका पालन पोषण करते थे। घर का काम करने में काशवी के पिता उसकी मदद करते थे। जैसे काशवी झाड़ू मार देती थी तो उसके पिता घर में पोछा लगा देते थे। काशवी के पिता खाना बना देते थे तो काशवी बर्तन धो लिया करती थी। इसी तरह दोनों मिल बांटकर काम किया करते थे। लेकिन अचानक एक दिन काशवी के पिता को अपने काम से किसी दूसरे देश जाने का प्रोजेक्ट मिलता है, इसलिए उसके पिता दूसरी शादी करने का फैसला कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें काशवी की कोई फिक्र नहीं रहेगी। इस तरह काशवी के पिता अपने ऑफिस की एक औरत राशि से विवाह कर लेता है। राशि बहुत ही चालाक और मतलबी औरत थी, उसे बस पैसों से मतलब था। काशवी के पिता राशि से विवाह करके उसे घर लाता है और काशवी से कहता है, काशवी बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है। अब तुम्हें माँ को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी सगी माँ की तरह प्यार करेगी। और हाँ, अब तुम्हें घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब सारा घर का काम यही संभालेगी। अपनी दूसरी माँ को देखकर काशवी बहुत खुश होती है। जब तक काशवी के पिता विदेश नहीं गए तब तक तो राशि काशवी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके जाते ही राशि ने अपने असली रंग दिखा दिए। बहुत हो गया, अब मेरा अच्छी माँ बनने का नाटक। अब मेरी बात कान खोल कर सुन, घर का सारा काम तुझे ही करना है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। माँ, आप मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? काशवी के इतना कहते ही राशि उसे जोरदार तमाचा लगाती है। अब बता, कैसा लगा मेरा मजाक? आज से आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी माँ। मेरी बात ध्यान से सुन ले, आज से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर का सारा काम, खाना बनाना, ये सब करना है तुझे। अगर तूने अपने बाप को कुछ भी बताया तो मैं तुझे और तेरे बाप दोनों को जान से मरवा दूंगी। चल अब खड़े खड़े टाइम पास मत कर और जाकर काम कर। काशवी घर का काम करने चली जाती है और राशि अपने दोस्तों से फोन पर बात करने लगती है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन गलती से काशवी के हाथ से राशि की लिपस्टिक गिरकर टूट जाती है। तभी राशि वहाँ आती है। नालायक, तूने मेरी इतनी महंगी लिपस्टिक गिरा कर तोड़ दी। मुझे माफ कर दीजिए, गलती से मेरे हाथ से लिपस्टिक गिर गई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। अब तो झूठ भी बोलने लगी है। आज तो मैं मार मार कर तेरी हालत खराब कर दूंगी। इतना बोलकर राशि काशवी को बहुत मारती है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारिए। तभी काशवी का पिता रोहन वहाँ आ जाता है और वो राशि का असली रूप देख लेता है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अरे आप कब आए? मैं अपनी बेटी को सरप्राइज देने के लिए बिना बताया आया हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। अच्छा हुआ मैं आ गया और मैंने अपने आँखों से सब कुछ देख लिया। अच्छा, तूने सब कुछ देख लिया है? क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? रोहन राशि के पास जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। फिर राशि भी रोहन को जोरदार थप्पड़ मारती है। आज के बाद मेरे ऊपर हाथ उठाया तो तुझे जेल की हवा खिलवा दूंगी, समझ गया? राशि की ये बात सुनकर रोहन डर जाता है। अब रोहन के सामने ही राशि काशवी से घर के सारे काम करवाती थी। रोहन काशवी के कमरे में जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दे काशवी, आज तेरे साथ जो भी हो रहा है ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। काश मैंने दूसरी शादी ना की होती, फिर हम दोनों साथ में हंसी खुशी रहते और मिल बांटकर घर का सारा काम करते। कोई बात नहीं पापा, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन काशवी के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं। चलना काशवी, बाहर खेलने चलते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन तू हमारे साथ खेलने नहीं आई, इसलिए हमने सोचा कि हम खुद ही आ जाएं तेरे घर पर। काशवी के दोस्तों की आवाज सुनकर राशि वहाँ आ जाती है और गुस्से से बोलती है, ए चिल्लर पार्टी, निकलो मेरे घर से। अगर नहीं गए तो अभी बहुत पिटाई करूंगी तुम्हारी। गंदी आंटी, आप हमें डराने की कोशिश मत करो, हम आपसे डरने वालों में से नहीं हैं, समझिए आप। बहुत जवान चल रही है तेरी, रुक अभी बताती हूँ तुझे। आप हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, गंदी चुड़ैल आंटी। इतना बोलकर सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। राशि भी उनके पीछे भागती है, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ पाती है।
पता नहीं किस माँ के इतने बदतमीज बच्चे हैं। लगता है इनकी माँ ने इन्हें खूब सर पर चढ़ा रखा है। इसी तरह 1 महीने बीत जाते हैं और काशवी का जन्मदिन आ जाता है। रोहन काशवी के कमरे में गुब्बारे लेकर जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काशवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू पापा। बताओ काशवी, आज तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक प्यारी सी ड्रेस दिलवा दीजिए। तभी वहाँ राशि आ जाती है और गुस्से से कहती है, अरे पैसे क्या पेड़ पर लटकते हैं जो तुझे अच्छी सी ड्रेस दिलवा दे। जो ड्रेस है चुपचाप उसे ही पहन ले, कोई नहीं देने वाला तुझे नई ड्रेस। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आज उसका जन्मदिन है, इसलिए मैं उसे अच्छी सी ड्रेस जरूर दिलवाऊंगा। मोटी बुद्धि के आदमी, कितनी बार कहा है तुझे मेरे सामने ज्यादा बकवास मत किया कर। जैसा मैं कहती हूँ चुपचाप वैसा ही किया कर। इस घर में किसी का कोई जन्मदिन नहीं मनने वाला। इतना कहकर राशि वहाँ से चली जाती है। काशवी अपने कमरे में बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। माँ, अब कहाँ चली गई माँ? आपके बिना मेरे और मेरे पापा का क्या हाल हो गया है। अगर आज आप होती तो ये दूसरी मम्मी आती ही नहीं और हम सब खुशी खुशी रह रही होते। तभी अचानक काशवी की मम्मी की तस्वीर से आवाज आती है, बेटी मैं कहीं नहीं गई हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मुझे पता है राशि तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी उसकी माँ वहाँ एक लिपस्टिक प्रकट करती है और बोलती है, बेटी तुम ये लिपस्टिक अपनी नई माँ को दे देना। इसे लगाते ही वो हमेशा के लिए सुधर जाएंगी और मेरी तरह तुम्हें प्यार करने लगेंगी। काशवी अपनी माँ की लिपस्टिक ले लेती है और अपने मन में सोचती है, लेकिन मैं माँ को क्या बोलकर लिपस्टिक दूंगी? फिर भी एक बार जाकर देखती हूँ। इतना सोचकर काशवी राशि के पास जाती है और बोलती है, माँ कुछ टाइम पहले मैंने आपकी एक लिपस्टिक तोड़ दी थी ना, उसके बदले मैं आपके लिए ये दूसरी लिपस्टिक लेकर आई हूँ। अरे वाह, तेरे अंदर इतनी अकल कब से आई? लेकिन तेरे पास पैसे कहाँ से आए? आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए पापा ने कुछ पैसे दिए थे, जिससे मैंने आपके लिए ये लिपस्टिक ले लिया। अच्छा, मेरे मना करने के बाद भी तेरे बाप ने तुझे पैसे दिए? लेकिन कोई बात नहीं, तूने खुद पर खर्च नहीं किए। तू मेरे लिए लिपस्टिक लेकर आई है, इसलिए आज मैं तुझे नहीं मारूंगी, क्योंकि ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। चल जा, बर्तन धो अब। काशवी बर्तन धोने चली जाती है और यहाँ राशि जादुई लिपस्टिक लगा लेती है। जादुई लिपस्टिक लगाते ही राशि सुधर जाती है और वो काशवी को बर्तन धोते हुए देखती है और बोलती है, अरे काशवी बेटा, तू बर्तन क्यों धो रही है? ये सब तो मेरा काम है। तू जाकर पढ़ाई कर। आज से मैं घर का सारा काम करूँगी, तू पढ़ाई करियो और अपने दोस्तों के साथ खेलियो। काशवी समझ जाती है कि राशि पर जादुई लिपस्टिक का असर हो रहा है और वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद राशि रोहन के पास जाती है और बोलती है, सुनिए जी, आज काशवी का जन्मदिन है, इसलिए मैंने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी है और बहुत सारे लोगों को भी बुलाया है। तो आप जल्दी से काशवी के लिए एक प्यारी सी ड्रेस ले आओ। बाकी यहाँ की तैयारियाँ मैं देख लूँगी। राशि का ये वाला रूप देखकर रोहन हैरान रह जाता है। उस दिन रात को धूमधाम से काशवी का जन्मदिन मनाया जाता है। उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। राजस्थान राज्य के एक छोटे से गांव में सुरभि नाम की एक लड़की शादी कर आंखों में ढेर सारे सपने लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही उसने ससुराल में कदम रखा उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। ससुराल में कदम रखते ही उसकी सास कलावती, पति रमेश उस पर अत्याचार करने लगे। ऐसी ही एक शाम सुरभि दोनों हाथ जोड़े हुए अपनी सास और पति से विनती कर रही थी, आखिर मेरी गलती क्या है? आप हर रोज मुझे इस तरह ताने क्यों देते हैं? मेरे साथ मारपीट क्यों करते हैं? अरे कलमुही, तो क्या तेरी हम आरती उतारे? हाँ, शादी से पहले तेरे बाप ने 5 लाख रुपए दहेज में देने का वादा किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 50,000 रुपए ही आए हैं। बाकी का पैसा कब देगा तेरा बाप? बाबा कोशिश कर रहे हैं, इतना सारा पैसा जुगाड़ करने में समय लग रहा है उन्हें। क्या कहा? इतना सारा पैसा? अरे शुक्र मना, दहेज में सिर्फ 5 लाख रुपए ही मांगे हैं, नहीं तो तुझ जैसी काली कलूटी से शादी कौन करता। अरे हमारी तो किस्मत फूट गई। एक तो घर की बहू इतनी काली और ऊपर से दहेज का पूरा पैसा भी नहीं मिला।
सुन, अगर जल्दी ही पूरा पैसा नहीं मिला तो हम तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे, समझी? इस तरह आए दिन कलावती और उसका बेटा रमेश दोनों मिलकर सुरभि पर अत्याचार करते और उसके काले रंग को लेकर उसे ताना मारते रहते। लेकिन बेचारी सुरभि एक संस्कारी बहू की तरह दिन रात घर के काम करती और थक हार कर आँखों में आंसू लिए सो जाती। ऐसे ही एक दिन कलावती चिल्लाते हुए बोली, अरे कलमोही, कहाँ मर गई? दिन चढ़ाया है, घर का काम कब करेगी? माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी। क्या कहा तूने? तेरी तबीयत ठीक नहीं है? रुक, मैं तेरी अभी खबर लेती हूँ। ये कहते हुए कलावती सुरभि को मारने लगी। ये अब रोज की बात हो गई थी। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। फिर एक शाम रमेश ने अपनी माँ कलावती से कहा, माँ, मैं इस काली कलूटी को इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, उस कलमुही के बाप से कुछ पैसे और निकलवाने दो, फिर मैं तेरी शादी बड़ी ही धूमधाम से पूजा के साथ करवा दूंगी। माँ, इसके भिखारी माँ बाप से हमें और पैसा नहीं मिलने वाला। अब मैं बहुत जल्द पूजा को इस घर में बहू बना कर लाऊंगा। दरअसल पूजा रमेश के साथ उसके ऑफिस में काम करती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पूजा सुंदर दिखने के साथ स्वभाव से बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी। एक दिन ऑफिस खत्म होने के बाद पूजा रमेश से बोली, रमेश, और कितना समय लगाओगे मुझसे शादी करने में? अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम्हें मुझसे आज ही शादी करनी होगी। पूजा, कुछ दिन और रुक जाओ। तुम तो जानती हो, पहले उस काली कलूटी को मुझे घर से निकालना होगा। तुम्हारे मुँह से ये बात मैं बहुत दिनों से सुनती आ रही हूँ। तुम रहो उस काली कलूटी के साथ, मेरे साथ शादी करने का सपना भूल जाओ। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैं उस काली कलूटी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फिर मुझसे तुम आज ही शादी कर लो। उस काली कलूटी गवार को तो मैं देख लूंगी। उसके बाद रमेश और पूजा ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। मंदिर में शादी करने के बाद रमेश पूजा को अपने साथ घर ले आया। ये देख सुरभि दुखी होते हुए बोली, ये क्या, आपने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली? तो क्या तू जैसी काली कलूटी के साथ पूरा जीवन बिता देता? तभी कलावती खुश होते हुए बोली, रमेश बेटा, तूने बिल्कुल सही किया। देखो तो मेरी प्यारी बहू कितनी सुंदर लग रही है, एकदम चांद का टुकड़ा। मगर माँ जी, पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। चुप कर, समझी ना? रमेश की पत्नी मैं हूँ और ज्यादा चटर पटर की तो तुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। तूने सही कहा पूजा बहू, अब तू ही इसकी अकल ठिकाने लगा। ये तो अपने आप को इस घर की मालकिन समझती है, मालकिन। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आ गई हूँ ना, मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगी। सुन काली कलूटी, चल हम तीनों के लिए खाना बना कर ला। सुरभि रोते हुए रसोई में जाकर खाना बनाने लगी और रोते हुए बोली, भगवान जी, ये मेरे साथ कैसा अनर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? घर में सौतन आ गई, मेरी इस घर में अब कोई जगह नहीं है। ये कहते हुए सुरभि रोई जा रही थी। वहीं दूसरी ओर हॉल में तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। अब आगे क्या करना है रमेश बेटा? करना क्या है माँ, इस काली कलूटी को घर से निकाल देते हैं। रमेश, ये आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं। हमें इसे मजबूर करना होगा ताकि ये हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाए। फिर तीनों अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सुरभि के ऊपर पहले से भी ज्यादा अत्याचार करने लगे। उसे 3-4 दिन तक भूखा प्यासा रखा और घर का सारा काम करवाया। सुरभि भूख और प्यास से तड़पने लगी। ये देख पूजा बोली, अब तो तुझे समझ में आ चुका होगा ना कि तेरी इस घर में अब कोई जगह नहीं। अब चुपचाप चली जाओ यहाँ से, हमें यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम एक औरत होकर भी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अपनी बकवास बंद कर, समझी? अगर जिंदा रहना चाहती है तो अपना काला मुंह लेकर निकल जाए यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। लगता है ये ऐसे नहीं जाएगी, इसे तो मैं अभी धक्के मार कर बाहर निकाल देता हूँ। उसके बाद तीनों ने मिलकर सुरभि को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सुरभि भूखी प्यासी भटकते हुए जंगल के पास नदी किनारे बैठकर रोने लगी। माँ, बाबा, आपने कितने अरमानों से मेरी शादी की थी। बाबा,
आपने जीवन भर की जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दी। अब मैं चाहकर भी आपसे मिलने कैसे आऊं? आपको ये सब पता चलेगा तो आप दोनों ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत का जीना बेकार है। ये कहते हुए सुरभि ने नदी में छलांग लगा दी। लेकिन कुछ देर बाद जब सुरभि को होश आया तो उसने अपने आप को बादलों में पाया। ये देख सुरभि हैरान होते हुए बोली, मैं तो नदी में डूब गई थी, फिर मैं यहाँ बादलों में कैसे आ गई? सुरभि ये सोच ही रही थी कि तभी उसे दूर 3 चमचमाती हुई जादुई साड़ी घर दिखाई दिए। उन 3 जादुई साड़ी घर को देखते हुए सुरभि बोली, अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। यहाँ तो एक नहीं 3 साड़ी घर हैं। एक तो सोने की तरह चमक रहा है, दूसरा चांदी की तरह और तीसरा हीरे की तरह। तभी वहाँ एक सुंदर परी प्रकट हुई और बोली, सुरभि ये सपना नहीं, ये जादुई साड़ी घर सिर्फ नेक और सच्चे इंसान को ही दिखाई देते हैं और तुम उनमें से एक हो। और मुझे ये भी पता है कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें इन तीनों में से एक जादुई साड़ी घर देना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें इन तीनों में से कौन सा जादुई साड़ी घर चाहिए? अगर तुम हीरे का साड़ी घर चुनती हो तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम्हें बहुत सारी धन दौलत भी मिलेगी। और यदि तुम सोने का साड़ी घर चुनोगी तो तुम्हें नायाब खूबसूरती के साथ अमरता का वरदान मिलेगा। परंतु यदि तुम चांदी का जादुई साड़ी घर चुनने का फैसला करोगी तो ना तो तुम खूबसूरत बन पाओगी, ना ही तुम्हें कोई धन दौलत मिलेगी, लेकिन तुम्हें उस घर में एक बूढ़ी परी मिलेगी जो बहुत बीमार रहती है। उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। अब फैसला तुम्हें करना है, बताओ तुम्हें कौन सा जादुई साड़ी घर चाहिए? परी जी, मैं उस बूढ़ी परी की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जादुई चांदी का साड़ी घर चुनती हूँ। मुझे सुंदरता धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। सुरभि के इतने सुंदर विचार सुनकर परी बहुत खुश हुई और सुरभि को जादुई चांदी साड़ी घर के अंदर ले गई। अंदर जाते ही सुरभि का रंग रूप बिल्कुल बदल गया। वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी, साथ ही वो घर धन दौलत से भरा हुआ था। ये सब देख सुरभि चौंक गई। तभी परी बोली, सुरभि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी परीक्षा में सफल रही। ये जादुई चांदी का साड़ी घर अब तुम्हारा हुआ। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तुम जादुई साड़ी घर से मांग लेना, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो और खुशी खुशी अपना जीवन बिताना। परी का धन्यवाद कर सुरभि जादुई चांदी साड़ी घर लेकर पृथ्वीलोक वापस लौट आई और उस घर में खुशी खुशी रहने लगी। साथ ही सुरभि जादुई साड़ी घर की मदद से जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद भी करने लगी। धीरे धीरे ये बात दूर दूर के गांव में भी फैल गई। सब सुरभि की प्रशंसा करने लगे। फिर एक दिन पूजा को जब ये बात पता चली तो वो घर आकर अपनी सास कलावती से बोली, माँ जी कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। अरे क्या हुआ बहू, तू इतना हाफ क्यों रही है? तू तो शॉपिंग करने गई थी ना? माँ जी आपको पता है वो काली कलूटी सुरभि पता नहीं वो खूबसूरत और अमीर कैसे हो गई। लगता है कोई जादुई चिराग उसके हाथ लगा है। हमें पता लगाना चाहिए। पता है अभी मैंने उसे गरीबों को मुफ्त में पैसे बांटते हुए भी देखा। अगर ऐसी बात है बहू तो हम अभी चलते हैं। इतने में रमेश भी वहाँ आ पहुँचा और बोला, अरे आप दोनों कहाँ जाने की बात कर रहे हो? फिर पूजा और कलावती रमेश को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर रमेश बोला, तो फिर देर किस बात की है? चलो मैं भी तुम दोनों के साथ चलता हूँ। फिर तीनों सुरभि का पीछा करते हुए उसके घर जा पहुँचे और जादुई चांदी साड़ी घर देखकर तीनों के मन में लालच आ गया और तीनों जादुई साड़ी घर को अपने कब्जे में करने की सोचने लगी। उसके बाद अगले दिन सुरभि के बाहर जाते ही घात लगाकर छिपे हुए तीनों लालची
रमेश, पूजा और कलावती जादुई साड़ी घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते ही जादुई साड़ी घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और जादुई साड़ी घर से जहरीले सांप बाहर आने लगे और देखते ही देखते रमेश, पूजा और कलावती को डस लिया और उन तीनों की वही मौत हो गई। इस तरह उन तीनों को उनके कर्मों की सजा मिल गई और उन तीनों का मृत शरीर हमेशा के लिए गायब हो गया। वहीं दूसरी ओर सुरभि जादुई साड़ी घर की मदद से गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।